एक ही पाइप को, उसी में आपका पहले मैदा आ जाता है। मैदा आगे जाके छोटी आंत में लगता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके लुबलुबा जो पैनक्रियाज़ है, उसी के साथ गॉल ब्लैडर, पित्ता, लिवर, ये सारी ऑप्शनों से आपको आज खाना है, खाना नहीं आया। आप कॉन्स्टिपेटेड एंड यू डिसाइड, आप उसके बाद खुद देखेंगे कि आपका दिन कैसा वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर बंदा थोड़ा-सा डिफरेंट है और अगर आप वो हमने कहा था पुरानी हमें बात बताई जाती थी कि किताब ने बंदे को मरीज़ को पढ़ा है, मरीज़ ने किताब नहीं पढ़ी। सो बाकी काम तो अपनी-अपनी जगह, लेकिन वाक़ई वो गैस का गोला जो है ना वो दिमाग खराब कर देता है। 5 पोर्शन में आप अपने डेली डाइट को ना एक डिवाइड कर, जिसमें आप फाइबर भी है यानी कि वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट भी है, जिसमें मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, मीट भी है। तो पानी का हमारे यहाँ तक बहुत ज़्यादा रोल है। सो जो भी चीज़ है आप अपनी फ्लूइड इनटेक ज़रूर बनाएँ। कैलोरी काउंटिंग इसमें हुँ। क्योंकि सस्टेनेबल भी है, ईज़ी भी है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। लेकिन देखिए ये उन तरह की चीज़ें हैं कि हर दवाई का पहला इसी तरह कोई ओरिजिन तो है ही नहीं। सो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कोई बुराई है। Hello and welcome everyone to our homeostasis podcast. This is a podcast where we discuss balance in human body and human life. आज की एपिसोड हम उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए उर्दू में पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जाए और स्पेशली हम आपके लिए एक ऐसे एक्सपर्ट ढूंढ के लाए हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी प्रैक्टिस करते हैं और पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उर्दू और इंग्लिश दोनों पे महारत रखते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ही इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान आफ्ताब। करंटली ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान, लेकिन इनकी ट्रेनिंग जो है वो हल और यॉर्कशायर इंग्लैंड की है। वहाँ पे ये टीचिंग भी करते रहे हैं और मुझे इसलिए भी पता है कि वहाँ पे मेरी छोटी बहन अभी अपना मेडिकल स्कूल फिनिश कर रही है। ऑलमोस्ट शी इज़ डन, एक महीना रह गया, तो ही हैज़ हेल्प्ड हर आउट quite a bit when she was there as well. Vast endoscopy में भी ये महारत रखते हैं, तो अपर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी ऑलमोस्ट सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। बच्चे ईआरसीपी भी करते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोसीजर है। उसके अलावा ही इज़ एन एक्सपर्ट इन लिवर डिजीजेस एंड लिवर ट्रांसप्लांट। और जिन लोगों को नहीं पता, डॉक्टर उस्मान आफ्ताब चूँकि बहुत बड़े-बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ही इज़ बीन वेरी ग्रेशियस कि उन्होंने आज हमारी छोटी-सी पॉडकास्ट को टाइम दिया है। और ही हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्टर। आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स, लेकिन आज से तकरीबन 20 साल पहले फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में ही वाज़ द हीरो इन आवर एनुअल प्ले वेयर ही प्लेड अ डबल रोल। उनमें से एक रोल डॉक्टर का था, दूसरा रोल क्या था और उस ड्रामे का नाम क्या था, वो मैं अभी मेंशन नहीं करता क्योंकि माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड फिजिशियन। तो वो उस ज़माने में ड्रग एंड रोल इसमें के नाम काफ़ी कॉमन थे। सो वेलकम डॉक्टर आफ्ताब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू अहमद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और क्योंकि आपने इतना एलैबोरेट मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो ये मैं बताना चलूँ कि मैं तो एक्टर था, लेकिन पीछे जो राइटिंग थी वो अ, ये जो हमारे एमडी है ना, इन्हीं की थी। गुड टाइम्स। तो सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि यू हैव बीन वर्किंग इन इंग्लैंड, आप इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा काम करते रहे और रिसेंटली आई हैव सीन कि यू हैव मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, बट यू स्टिल गो बैक टू इंग्लैंड, वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फिजिशियंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो व्हाट्स योर वर्क लाइक दीज़ डेज़? इंग्लैंड में क्या करते हैं? पाकिस्तान में क्या करते हैं? थोड़ा-सा बताएँ जो ट्रांज़िशन थी इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एंड हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? यार एबल एज़ यू प्रीवियसली मेंशन्ड वी वर टुगेदर इन मेडिकल स्कूल एंड देन फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड की तरफ रवाना हो गया। और इंग्लैंड में फिर वही जो जिसे कहते हैं ना कि जब आपने ये सारी मेरी चीज़ें बताई कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, ये स्पेशलिस्ट हूँ, तो आपके यंगर ऑडियंस के लिए मैं इसे ज़रूर बताऊँगा कि जब आप सारी चीज़ें एक साथ लिख के बताते हैं ना, तो ये लगता है कि पता नहीं कोई कितनी तोप चीज़ है। लेकिन उसमें बड़ा हार्ड वर्क भी होता है, खाली मेरा नहीं, फैमिलीज़ का, टीचर्स का ख़ास तौर पे जिन्होंने कभी-कभी मूड नहीं भी होता था तो बहुत ज़रा धक्का दे के आगे पढ़ाया। वेंट टू यॉर्कशायर, यॉर्कशायर में ट्रेनिंग शुरू की और उससे फिर वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिफरेंट जगहों पे गए।
स्पेशलिस्ट सेंटर्स में गया, मैं ट्रांसप्लांट जो है वो लीड्स का है। तो वहाँ से जब मूव होने का फैसला हुआ तो असल में हर किसी की तरह फैमिली सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कोई हुबुल वत्ती भी थोड़ी-सी आ जाती है। और जिस तरह की मेरी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की फील्ड है ना, तो मैं एक चीज़ बार-बार कहता रहूँगा, कीड़ा भी होता है। तो ये तो वो मैदे के कीड़े के साथ-साथ ज़रा थोड़ा-सा दबाव में भी था। तो हमने कहा ज़रा पाकिस्तान की तरफ ही चलते हैं। अब ये है कि बैलेंस किया हुआ है। एवरी फ्यू मंथ्स आई गो टू इंग्लैंड और अपने पुराने हॉस्पिटल के साथ अपना ताल्लुक मैंने ज़रा यूनिवर्सिटी के साथ रखा हुआ है। वहाँ पे मैं एंडोस्कोपीज़ भी करता हूँ, थोड़ी-सी काम भी हो जाता है, जिसकी वजह से का कुछ फ़ायदा ये हो जाता है कि यू स्टे अपडेटेड। थोड़ा-सा क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एज़ पीपल से कॉल इट, तो उसमें उतनी शायद टेक्नोलॉजी उस पर लिहाज से नहीं आई भी। और हम थोड़ा-सा रिसर्च वर्क में और थोड़ा-सा जिसे हम कहते हैं ना, जिस तरह आपने अमेरिका में देखा, इंग्लैंड में देखा, ऑस्ट्रेलिया या जिस तरह डेवलप्ड वर्ल्ड में कहते हैं कुछ चीज़ें मूव वेरी फास्ट और नई चीज़ें आना हुँ, शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में यही है कि जो मैंने कॉन्टैक्ट इसलिए रखा हुआ है अभी तक बाहर से कि जी, एक फोर्स ट्रेनिंग हो जाती है। उसी तरह कॉन्फ्रेंसेस की वजह से थोड़ी-सी लर्निंग भी हो जाती है। अब तो वो हो गई है कि जी हम जूनियर डॉक्टर से भी सीखते हैं। और हमारी हुँ, जिस तरह की फील्ड है, मतलब आप यू आर बेटर नॉलेजेबल देन मी, लेकिन कि जी इसके हर वक़्त ही लर्निंग है। हर रोज़ एक नई चीज़ आपके सामने आती है और एक चीज़ नई आप लर्न करते हैं। सो वो एक राइट, बैलेंस कर रहा हूँ बिटवीन हुँ। पाकिस्तान, बिटवीन इंग्लैंड, और उसके साथ-साथ थोड़ी-सी सैर-सपाटा भी है। तो यस, लाइफ इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। नहीं, माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी। अमेरिका और इंग्लैंड में मुझे पता है जितने भी फिजिशियंस हैं वो पाकिस्तान जाएँ ना जाएँ, हर कोई सोचता ज़रूर है यार मैंने जाना वापस है। तो पीपल हू आर ऑलरेडी देयर एंड स्टेइंग विद फैमिलीज़, दे आर वेरी लकी, माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड। तो ये बताएँ कि जो ट्रांज़िशन थी, बिकॉज़ यू गॉट ट्रेन्ड इन इंग्लैंड और आप पाकिस्तान में मूव किए, तो जो प्रैक्टिस की ट्रांज़िशन है, कितना डिफरेंस है आपके बिसाइड्स द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसीजर्स, जो पेशेंट पॉपुलेशन है, डिजीज़ प्रेवलेंस है और डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज़ है, आपने कितना डिफरेंस नोट किया इंग्लैंड में और पाकिस्तान में? एक तरह की ही बीमारियाँ आप डील कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट इंसिडेंट्स है डिफरेंट डिजीज़ेज़ का? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे आपने प्रैक्टिस की बात की ना, लोग में बहुत डर जाते हैं। और जब टू बी ऑनेस्ट जब मैं आ रहा था तो थोड़ी-सी परेशानी भी थी, थोड़ा स्केप्टिकल भी था। लोग तरह-तरह की बातें भी बताते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, हमारे ये जो साउथ एशिया है ना, इसमें डिफाइन करता है बंदा खुद। यहाँ पे आपको हुँ, कोई मजबूर नहीं कर रहा प्रैक्टिस चेंज करने को। यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जी आप इसको गाइडलाइन को चेंज कर लें। लेकिन क्योंकि ये मुल्क इस तरह के जिस तरह है ना, गाइडलाइंस उस तरह नहीं यहाँ डेवलप हुई, कि नेशनल लेवल पे नहीं है। कि आपको पता है ना, हुँ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में तो आप कोई चीज़ थोड़ी-सी फ़र्क करते हैं अपने कंसेंसस या गाइडलाइन से, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि यार ये मैंने क्यों किया? यहाँ पे इस तरह उस तरह नहीं है। तो यू आर गाइडलाइन, हम मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपको पता है, आप जिस तरह की प्रैक्टिस करना चाहें, उस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कहें ना कि जी हमें क्या माहौल गुमराह या बेईमान कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं। हर बंदा ऐसा सही। काम खुद ही कर रहा है जो कर रहा है। बाकी आपने जो बहुत अच्छी बात की, ये डिज़ीज़ प्रेवलेंस में थोड़ा-सा फ़र्क है ज़रूर। क्योंकि मैंने ये देखा है और अपने डिस्कशन से जो अपने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया भी अपने कोलीग्स के साथ, हमारे यहाँ ना इन्फेक्शन बहुत प्रेवल है। अगर आप देखो ना हुँ, अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना सोजिश की बीमारी, इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीजेस, वहाँ पे हुँ, वो बहुत ज़्यादा। तो हम जब ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ड्रिल किया जा रहा है रोज़ कि जी अ, आपने ये नहीं मिस करना, ये पकड़ना है, इसकी ये ट्रीटमेंट होगी। अब मैं आपको अपनी फील्ड में थोड़ी-सी मोस्ट स्पेसिफिक दे देता हूँ। एक कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसमें क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। कॉमन है, आपने अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न वर्ल्ड में ना बहुत कॉमन कि बच्चे-बच्चे को ट्रेन किया गया है कि यार आपने ना ये ज़रूर पकड़नी है। जो आपका हॉस्पिटलिस्ट है या आपका इवन रेज़िडेंट है, और हमारे इंग्लैंड में जो भी रजिस्ट्रार जिसे हम कहते हैं, उसको ये ट्रेन किया हुआ है कि जी इसको आपने स्क्रीन ज़रूर कर लेना है जब भी आपको मरीज़। हुँ, पाकिस्तान या हमारे ये जो एशियन पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। शायद थोड़ा-सा ये अभी कबल वक़्त होगा, क्योंकि हमारे पास ना जो डेटा होता है हमारे तरह के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका मुल्कों में, इनमें थोड़ा स्क्यूड होता है।
क्योंकि उस तरह की बॉडीज़ हम्म, नहीं बनी हुई, तो थोड़ा-सा ना हम्म, रिपोर्टिंग बायस इसमें ज़रूर है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी जान इन्फेक्शनों से नहीं छूट रही, तो आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ या ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की तरफ कहाँ जाए? तो आई थिंक वो थोड़ा-सा था। और थोड़ा-सा बात लंबी हो गया, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक यहाँ पे मुझे ना पढ़ाई बहुत करनी पड़ी। अगर आप मुझसे पूछो तो शायद मुझे एक पाकिस्तान आके ज़्यादा पढ़ना पड़ा। अच्छा। अपनी स्पेशलिटी से बाहर भी, क्योंकि हम्म, जो एक हेल्थ इकोनॉमिक्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर एक बंदा मरीज़ मेरे पास आया है, आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, तो आप कह सकते हैं कि जी सुपर स्पेशलिस्ट है, और उसका कोई छोटा-सा मसला है, वो बेचारा पैसे जोड़ के किसी छोटे शहर से आया है, इस्लामाबाद, मारूफ हॉस्पिटल, जी मैं बड़े अस्पताल जा रहा हूँ चेक कराने। अब अगर उसका कोई छोटा और कोई मसला है, जैसे आप लोगों को पता हो डायबिटीज़ कह लें, या उसके हम्म, सो मैं ये नहीं कहूँगा और मैं एनकरेज भी नहीं करूँगा लोगों को कि जी जो आपकी स्पेशलिटी नहीं है आप उसमें विली-निली काम करना शुरू कर दें। लेकिन एक बेसिक नॉलेज जिसे होता है ना, वो हम्म, एक्वायर। मिसेज़ मेरी इज़ तो शी डिड ऑल द जीपी प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, तो मुझे उसको फ़ोन करके पूछना पड़ता था, यार विटामिन डी की डोज़ क्या है? या सही। या छोटी-छोटी चीज़ें भाई इस तरह। तो ये ज़रा डिफरेंट ट्रांज़िशन थी। क्योंकि हर मरीज का कोई प्राइमरी केयर फिजिशियन या जीपी पहले से नहीं है, सो यू मे हैव टू एक्ट एज देयर जीपी एज एग्ज़ैक्ट। वेल, राइट? और यार जबरदस्त। इकोनॉमिक्स है ना, मैं उसे कहूँ कि यार एक छोटी-सी विटामिन डी आपका लो है तो जाओ एक और पैसे भरो, किसी और डॉक्टर को दिखाओ। वो कॉन्शियस पे बंदे के ज़रा थोड़ा भारी सही। होता है। तो चले हम अपने पॉडकास्ट की तरफ आते हैं और बीच में आपका एक्सपीरियंस भी डिस्कस होता रहेगा। तो हमारी जो पॉडकास्ट है होम्योस्टेसिस पॉडकास्ट, सो दिस इज़ अ पॉडकास्ट जहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो आपकी हेल्थ और डिजीज़ के बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। वी ट्राई टू गिव एडवाइस कि आप बीमार ना हो, और अगर आप बीमार हो तो कौन से सिम्पटम्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, कौन से सिम्पटम्स हैं जहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट केयर लेने की ज़रूरत है। Or we try to educate the public, non-physicians, our target audience, about the general functions of the different organ systems. तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आसान अल्फाज में अगर कोई मेडिकल फील्ड से नहीं है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं समझता, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते तो अमराज मेदा और जिगर हैं, लेकिन मेदे और जिगर के अलावा काफ़ी सारे बीच में ऐसे मजीद ऑर्गन्स आ जाते हैं जिनसे आप डील करते हैं। तो आसान अल्फाज में, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम कहते हैं या निज़ाम हज़म कहते हैं या गट हम कह लेते हैं आज की डिस्कशन के लिए, वी विल जस्ट कॉल इट गट, कि आपकी जो गट है उसके क्या फंक्शंस हैं और किस तरह वो आपकी हेल्थ और डिजीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। ज़रा ऑडियंस के लिए आसान अल्फाज में बता दें, और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता फिर सिम्पटम्स और बीमारियाँ डिस्कस कर लेंगे। यार अब देखिए, जैसे-जैसा मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग की, वैसे-वैसे हुँ, मैं उसे कहते हैं कि इस गट या इंटेस्टाइन या हाज़मे के सिस्टम के मार्वल से और इम्प्रेस हो गया। यार हम अ, इसको मैं ग्लैमराइज़ बहुत नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ अमेजिंग स्ट्रक्चर। ये एक मार्वल है कुदरत का, क्योंकि ये एक पाइप है। अगर आप देखो तो एक पाइप है जो आपके मुँह से शुरू होती है और आपके बॉटम एंड पे खत्म होती है। इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई कट नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कुदरत ने उस एक पाइप डिफरेंट काम सौंप, एक ही पाइप को, उसी में आपका पहले मैदा आ जाता है। मैदा आगे हुँ, जाके छोटी आंत में लगता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके लुबलुबा जो पैनक्रियास है, उसी के साथ गॉल ब्लैडर, पित्ता, लिवर, ये सारी अपनी इनपुट उसी पाइप में, ये कहते हैं ना कन्वेयर बेल्ट, जो आप अमेरिकन क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में कहते हैं ना कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, दिस इज़ अ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। और उसी हुँ, से डाइजेशन हो रही है, वहीं पे हार्मोन बन रहे हैं, वहीं पे आपकी इंसुलिन वगैरह लुबलुबा बना रहा है, उसके साथ आप हाज़मा कर रहे हैं। अगर हम इंटेस्टाइन को खोलें तो वो टेनिस कोर्ट जितनी लंबी होती है। तो इतना कुदरत ने उसको कंप्रेस करके, कॉम्पैक्ट करके हमारे पेट के अंदर, जिसे कहते हैं ना, वो वाक़ई ही दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। तो दिस इज़ सही। अमेजिंग। अब इसमें फंक्शंस जो है ना, जैसे-जैसे हम तरक्की आगे कर रहे हैं, वैसे-वैसे इसके फंक्शंस और पता लगते जाते हैं। अभी अहमद आपको पता है कि जी हम दुनिया टेस्टों पे और बहुत ज़्यादा ओवर द लास्ट 100 ईयर्स ना बहुत तरक्की हुई है। लेकिन हमारे जो टेस्ट
डेवलप हुए ना, वो डेवलप हुए हैं हार्डवेयर चेक करने कि जी आंत का साइज क्या है, स्टमक का साइज क्या है, सेल क्या काम कर रहा है, जो आप कह लेना बत्तियां कैसे चल रही हैं, पानी कैसे आ रहा है, फलाना फलाना, मोटर कैसे चल रही है। लेकिन सही आपका सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए अभी दुनिया में तरक्की नहीं हुई। और दिस इज अनदर सिस्टम। इसे अब हम आस्ता आस्ता ना गट ब्रेन एक्सेस कहना शुरू हो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपके ऑडियंस को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं जी, एक आंटी कहती थी गोला उठता है और गोला सर पे चढ़ जाता है और उसके बाद सर घूमता है जी, घबराहट हो जाती है। वो जो गोला है ना, वो अब हम ये वही बात है जब हम, आपको याद होगा कि जी हम वो खोपड़ी एक दे दी जाती थी और उसमें से कहते थे इस सुराख में से क्या गुजरता है, तो हम कहते थे यार इसमें से जो इसोफेगस खुराक की नाली गुजरती है, जबकि वो ब्रेन का ही पार्ट होता था। लेकिन क्योंकि ये गट ब्रेन एक्सिस ऐसा है कि जी आपका साइकाइट्रिक सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम इसके साथ इतना मिला हुआ है कि मैं अगर सिर्फ हम एक पॉडकास्ट सिर्फ इस पे करें कि जी आपका हाजमा आपके दिमाग को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, तो दैट इज अमेजिंग। आप खुद एक छोटी सी एग्जांपल ले लो अहमद। आज आप सुबह उठे और मैं, क्योंकि आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बुला लिया, तो मैं आपके ऑडियंस को ज्यादा ग्रोस आउट नहीं करना चाहूंगा। अगर आप सोचें, फील फ्री लेट्स से आपको आज खाना है और खाना नहीं आया, आप कॉन्स्टिपेटेड एंड योर डिसाइड, आप उसके बाद खुद देखेंगे कि आपका दिन कैसा गुजरा। बच्चों को जिस दिन बच्चे हमारे बड़े बुजुर्गों में कहावत मशहूर है कि जी बच्चा जिस दिन खा नहीं रहा ना, जिस दिन उसका मूड खराब है, तो उन्हें कबद हो ही उसी दिन। खबर तो ये बिल्कुल आप सही इतना करीब है हमारा हाजमा हमारे मूड के साथ। और जो हम्म जो साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है और जिस तरह हम आगे बात भी करेंगे सारी चीजों पे कि जी हमारा जो हाजमा है, हमारे मूड, हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह एक्नॉलेज करता है, किस तरह ऑगमेंट करता है, किस तरह चेंज करता है। यार कुछ हाजमे की बीमारियों की वजह से लोगों को डिप्रेशन है। हम्म आप देखिए, आपका बाजू टूटा हुआ है ना, तो आपको पता है कि यार यहाँ फ्रैक्चर है, दर्द हो रही है, चलो जी कुछ दबा लेते हैं, टकोर कर लेते हैं, दवाई खा लेते सही हैं, कुछ कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं आपके हाजमे में दर्द हो रही है, आपको तो यही समझ नहीं आएगी कि यार क्या करूं, और हम्म आपकी ज़हनी वो बेसुकूनी का कितना बायस हो। सो बाकी काम तो अपनी अपनी जगह, लेकिन वाक़ई वो गैस का गोला जो है ना, वो दिमाग खराब कर देता है। फिर तो हमारी आंटियों ने काफी अर्सा पहले डिस्कवर कर लिया था जो गट ब्रेन एक्सेस की आप बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शायद पाकिस्तानियों ने डिस्कवर किया कि जिस चीज का जवाब नहीं पता वो भी दे दो, और कोई हेलुसिनेशन है वो भी मार दो, बीच में बायस भी मार दो। तो कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के पीछे मुझे लगता है पाकिस्तानी ही बैठ के जवाब लिख रहे हैं, कभी सही कभी गलत, लेकिन जवाब देते जरूर है। तो ये आपने बड़ी या जबरदस्त बात की, लेकिन जो गट ब्रेन एक्सेस है ये ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से लोगों को शायद नहीं इल्म होगा। तो अब इसी टॉपिक के ऊपर एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर हम बीमारियों की तरफ चलते हैं। तो आपने कहा जो आपका हाजमा है वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो आपका जो फूड इनटेक है वो आपके हाजमे को अफेक्ट करता है। तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं एविडेंस बेस्ड या आपके एक्सपीरियंस बेस्ड जो करने से आप अपने हाजमे को और उसके जो सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं आपके ब्रेन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, जनरल वेल बीइंग के ऊपर, उसको एक स्मूथली रन कर सकते हैं कंपेयर टू कि आप ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपका हाजमा भी डिस्टर्ब हो और उसके बाद आपका पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो। तो कौन से ऐसी सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं अपने हाजमे को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए और इस गट ब्रेन एक्सेस को स्मूथली रन करने के लिए? अहमद, इसमें ना वन साइज डज नॉट फिट ऑल, हर बंदा थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आप, वो हमने कहा था पुरानी हमें बात बताई जाती थी कि किताब ने बंदे को, मरीज को पढ़ा है, मरीज ने किताब नहीं पढ़ी। तो सही। इसमें नॉट वन साइज फिट ऑल, इसलिए सारे शायद मुझसे एग्री ना कर सके, लेकिन मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता सकता हूँ। बेसिक हम्म प्रिंसिपल जो है ना, सबसे पहले जो मैं आपके फैंस को, फॉलोअर्स को और लिसनर्स और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जी इसको एक टॉपिक ज़रूर बना लें अपने ज़हन में, कि जी खाना इज़ अ लग्ज़री, इज़ एन एक्सरसाइज़।
ये इसको आप सिर्फ ऐसे सस्टेन के लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक्सरसाइज ना अपनाएं, क्योंकि उसकी वजह से होता है कि आप ना जो आपके सामने आ रहा है वो आप डाली जा रहे हैं। वो थिंक व्हाट हम्म, यू ईट, बस आप पहला काम तो अपना ये। उसके बाद ये जो गोरों ने एक चीज बनाई हुई है फाइबर डे, विच आई एग्री कि जी वो ना काफी चीजें बचा जाती है, विच इसका मतलब क्या है कि 5 पोर्शन में आप अपने डेली डाइट को ना एक डिवाइड कर, जिसमें आप फाइबर भी है यानी कि वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट भी है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, मीट भी है, और जिसमें हम्म, अगर मीट का नहीं यानी कि प्रोटीन सोर्स भी है, अगर आपके वीगन और वेजिटेरियन व्यूअर्स भी देखना चाह रहे हैं वो है, एंड फ्लूइड्स। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जिसे मैं कहूंगा जिसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, वो फ्लूइड दी जाती है। अगर हम्म, हम किसी सिस्टम को पानी या ग्रीसिंग नहीं करेंगे ना तो वो नहीं चलेगा। सो पानी का हमारे यहाँ तक बहुत ज्यादा रोल। सो जो भी चीज है आप अपनी फ्लूइड इनटेक जरूर करें। हाँ, इसमें आप डिफरेंट फॉलो स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करें तो आपको आ जाएगा कि जी बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा की कहते हैं, विच इज समथिंग मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन अगर हम 1.5 लीटर का एम रख लें, यानी कि अबाउट हम्म, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर का एम रख लें, और ये मैं आपको बताऊं कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। हम कह देते हैं आसान, लेकिन इतना आसान नहीं है अगर हम ये सारी चीजें रखें। उसके साथ जो आजकल दुनिया में ज़्यादा काम शुरू हो गए, वो प्रोसेस फूड है। हम्म, फास्ट लाइफ हो गई है, पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को हम ईज़ी है, बच्चों को भी पता लग गया कि जी पेरेंट्स को कहाँ दबाना है और कहाँ से बर्गर, पिज़्ज़ा तो ये आ जाएँगे। मैं इनके बिल्कुल खिलाफ नहीं। मैं एतदाल के साथ हूँ। प्रोसेस हम हर फास्ट फूड को ना कन्फ्यूज़ कर देते हैं प्रोसेस्ड फूड के साथ। घर में भी फास्ट फूड हम्म, बन सकते हैं। घर में अ, आप जैसे देखिए ना, वो क्या बन कबाब नहीं बनता है या बर्गर्स वगैरह नहीं बनते, घर में पराठा रोल नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। हम्म, जो बात आती है प्रोसेस्ड फूड की, यानी कि उसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स डाले जाए, जो पहले की प्रिपेयर्ड है, जिसमें आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर अज्जा है क्या, वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं है। जो ज्यादातर फिजिशियंस है ना, उनका इख्तलाफ प्रोसेस्ड फूड से ज्यादा है हम्म, कि ऐसे इंग्रेडिएंट जरूर होने चाहिए जिसमें जो आपको पता हो। और उसके अलावा आपका जिस्म आपको खुद भी बताना शुरू कर देता है। डोंट फाइट योर सिस्टम। जो अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है, वो आप रखें। जो आपको सूट नहीं करती, टेक इट आउट ऑफ योर लाइफ। खाली चस्के के लिए ना खाएँ। अपना जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाएँ। और थोड़ी जो जनरल विजडम है और हमारे इस्लाम में भी कि थोड़ी भूख रख के खाएं, तो उससे रिलेटेड भूख आप रख के खाएँ। बताएं कि भूख रख के खाएं कि पूरा जितने हमारी गुंजाइश होती है, अक्सर वो खाना आपके एयरवेज में भी जा रहा होता है लेकिन हमारी नीयत नहीं भरती। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आजकल एक काफ़ी फैशन भी है, थोड़ा एविडेंस भी उसके पीछे है, सुनने में भी आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो हमारे रोज़े तो है एक टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो आप 3-4 महीने, 5 महीने तक कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। उसके बारे में ज़रा बताएँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर अच्छी है, तो क्यों अच्छी है? कुछ फ़ायदे हैं उसके और किस तरह से करनी चाहिए ताकि सेफ रहे इंसान? यार अहमद, इसके पॉइंट पे जाने से पहले, मैं इसकी डिटेल्स में जाने से पहले, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि हमारा हाज़मा या इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादातर मशहूर हुई थी ज़रा वेट लॉस शायकीन मेरी तरह के हुँ, हुँ। ओवरवेट लोगों के लिए। तो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें नहीं काम करेंगी अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि आप ये इसको कितना सस्टेन कर लेंगे? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। सो जो भी आप एक्टिविटी इसको करने लगे हैं, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो सकती है, कीटो डाइट हो सकती है, जब हम पढ़ रहे थे एटकिन डाइट भी होती थी, हुँ, हुँ। इसमें डिफरेंट तरह की फास्टिंग्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग्स भी हैं। तो वो आपने ये जब फैसला एक कर लिया कि मैं अब वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, या मैं अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि जी आपने कुछ चीज़ें अपने चेंज करना शुरू कर देनी है, जिसमें एक्सरसाइज का शुमार है, जिसमें क्वांटिटी कैलोरी काउंटिंग है साथ, कि जी हुँ, हुँ। माय एम इज़ गोल ओरिएंटेड लाइफ होगी। वो जो कहते हैं ना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन है, आप जिम की मेंबरशिप पहले जनवरी में लें तो बहुत महँगी होती है, उसके बाद तो कोई जाता ही नहीं है वहाँ। सो आपने इन सारी चीज़ों को आप पहले इरादा बना के अपने आप को उस तरफ लेके जाना है कि जी व्हाट
मेरी ज़िंदगी कैसी होगी इस सारे मैनूवर्स के बाद। अब बात आ गई इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की चीज़ें हैं, जिसमें जो मशहूर है वो आवर्स के हिसाब से है। आसान जो है वो 16 एंड 8 है, जो ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं वो 18 एंड 6 पे भी चले जाते हैं। 18 एंड 6 मतलब 24 आवर्स के अंदर इतने घंटे आपने फास्टिंग करनी है और इतने घंटे आप खा सकते हैं। उसके दौरान भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है कि जी आप उन 6 आवर्स या 8 आवर्स जो आपकी है जिसमें आप खाना चाहेंगे, उसमें आप क्या-क्या खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी सारा कुछ खाना शुरू हो जाए। कुछ कहते हैं नहीं, उसमें भी कैलोरी काउंटिंग करें। एक इसी तरह डर्टी फास्टिंग है, क्योंकि अगर आप 18 घंटे भूखे रह रहे हैं तो आप ज़ाहिर बात है कुछ तो खाएँगे ही। तो उसमें वो डर्टी फास्टिंग का मतलब है कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स वग़ैरह अवॉइड कर लें। उसमें ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी वग़ैरह आ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो फुल इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। कुछ फास्टिंग ये है कि जी आप 2 डेज़ फास्ट करें, 5 डेज़ ईटिंग। ये हुँ, डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है? अ जो लोगों का स्केप्टिसिज्म, या आप समझ लेना जो एतबार चेंज होता रहता है, वो ये होता है कि जी एक दिन किसी बड़े मैगज़ीन की हेडलाइन लगती है कि जी नेक्स्ट बेस्ट थिंग आ गई है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके बारे में जी न्यू इंग्लैंड जर्नल ने ये लिख दिया, या फलानी जगह एक रिसर्च में ये आ गया। उसके कुछ अरसे बाद आपको बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू मिलता है। सो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस सारी कहानी के अंदर अपना डिसिप्लिन। अच्छा, अब इसका फ़ायदा जो अभी तक हमें पता लगा है, वो ये पता लगा है कि जी आपकी सबसे पहले इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि हुँ, हमने देखा है कि मोटापे के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इंसुलिन हमारा पैनक्रियास बना रहा है, वो इंसुलिन एंड जगह मसल्स में या बॉडी में बाकी सेल्स पे एक्ट नहीं करती। तो जब आप फास्ट कर रहे हैं, तो आप बेसिकली अपने जिस्म को ये बता रहे हैं कि जी जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको यूज़ करें। और हुँ, वो उसके यूज़ करने में फिर जिस्म क्या करता है कि जी फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू करता है। जब वो फैट और प्रोटीन को बर्न करना शुरू करता है, तो हमने देखा ये है कि एविडेंस कहता है कि इंसुलिन वहाँ पे काम करना ज़्यादा हो जाती है। जिसकी वजह हुँ, से वेट लॉस भी होता है, जिसकी वजह से जनरल वेल-बीइंग भी इंसान की शुरू होती है। और उसके बाद एक जो ख़ास तौर पे चीज़ आना शुरू होती है कि फीलिंग ऑफ लाइट, कि एक ये उस तरह की चीज़ है जो आप जिस तरह हम क्वेश्चनियर्स करते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्सेस में, कि जी जब आपका पेट हल्का होगा ना तो यू फील मोर रिफ्रेश। क्योंकि जब हुँ, भी हम भर के पेट खाना खाएँगे, उसके बाद सारी पेट जो खून की सप्लाई है वो हमारे मैदे में चलना शुरू हो जाती है। यानी इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो अक्सर लोगों को ठंड लगना शुरू हो जाती है अगर वो आउटडोर हों। क्योंकि वो स्किन से सारा हुँ, खून जो है वो हाज़मे की तरफ जाना शुरू हो जाता है खाना एब्ज़ॉर्ब कर। सो जब वो खून क्योंकि बाकी अज़ा में जा रहा है ना, तो वो यू फील प्रेशर। इसी तरह इसके ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत आए हैं कि व्हेन यू आर लाइट यू आर प्रोन टू कि जी आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं, आप एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं, स्लीप इंसान की ज़्यादा आती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ना हो कि आप इसे रमज़ान ना बना लें कि शहरी और अफ्तारी हो गई और इतना खा लिया कि उसके बाद मेरी तरह 3 किलो वजन बढ़ गया रमज़ान के बाद। और समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, उनसे आप खाने के टाइम पे वो वाली चीज़ें खाना शुरू एग्जैक्टली। कर सही। तो अगर आप इसको समराइज़ करें, तो बैलेंस्ड डाइट के अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को लाइफ़स्टाइल चेंजेस के हिसाब से टू मेंटेन अ हेल्दी गट? या सिंपल सिंपल कैलोरी काउंटिंग। इसमें हुँ, क्योंकि सस्टेनेबल भी है, ईज़ी भी है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हुँ, नहीं है। आपके पास मोबाइल सबके पास आ चुके हैं। मोबाइल वालों ने अल्लाह इनका भला करे, उन्होंने ये सारी ऐप्स अंदर डाल दी। आप सही। जो खाते हैं, उसमें डालें कि आपने क्या है वो, मैं कहता हूँ ना कि अज़ीम है वो लोग जिन्होंने ये एआई और ये सारे काम किए। क्योंकि आप मौला रोटी कुछ रख डालें ले। तो वो आपको बता देगी कि इसमें कितनी कैलोरी है। आपको दिन के एंड में आपको वो कैलोरी बता देगा। आप अपना कैलोरी काउंट अराउंड 1500 15-1600 रखें और देखें आपका वेट लॉस भी कैसे होगा और आपकी गट हेल्दी भी कैसे रहेगी। तो अब अ, जब जहाँ तक निज़ाम हज़म के फंक्शंस की बात है, उसमें हम ज़रा लिवर डिस्कस कर लेते हैं 5-10 मिनट और फिर वी विल डिस्कस सम ऑफ द डिजीज़ेज़ जो बीमारियाँ आपके मैदे को, जिगर को
और बाकी आंतों को अफेक्ट करती हैं। जिगर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, स्पेशली वो शायरी में, कि ज़्यादातर दर्द अक्सर लोगों के जिगर में होता है। वो एक शेर मुझे याद आ गया, वो उर्दू की गाइड में लिखा होता था, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। तो अक्सर जो तो जिगर की बीमारी होती है उनमें उनमें दर्द नहीं होता आपको। लेकिन जिगर का स्पेशली क्या फंक्शन है? क्योंकि आजकल आप इंटरनेट खोलें, पाकिस्तान में 2-3 बड़े मशहूर, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर हैं, यहाँ पे डॉक्टर एरिक बर्ग हैं। काफ़ी सा अक्सर देयर एवरीवन जो भी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करेगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करेगा, 90% जो उनका फ़ोकस होता है वो जिगर के ऊपर होता है। तो जिगर क्या ऐसे काम कर रहा है, जिनकी वजह से बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होती है? आप पहले जैसे मैंने कहा ना कि ये हाज़मे के साथ एक मार्वल है। हुँ, आप अभी ये देखें कि आई एम श्योर दुनिया में ये हो जाएगा, लेकिन अ, जो मेजॉरिटी ऑर्गन्स हैं ना, उसके 2 हाल्व्स हैं इंसान के अंदर, जिगर एक ही है। और हुँ, उसका भी अगर आप देखें तो अभी तक हमारे पास कोई डायलिसिस और इस तरह की चीज़ जिगर की उस तरह आई नहीं है। यानी कि अगर आपका हुँ, जिगर चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो फिर नहीं चल रहा है। सो हाँ, जिगर आप आसान अल्फाज में समझ लें एक स्पंज है। जिसे हम शावर वगैरह लेते हैं ना, एक स्पंज। उसके अंदर से खून निकलता है और अगर उसके अंदर से हम खून गुज़ारते हैं, वो क्या हुँ, करता है खून के अंदर से मेजॉरिटी जो इसके तेज़ाबियत, जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो आप जिसे हम खाना खाते हैं उसके बाद आँत एब्ज़ॉर्ब करके फूड के अंदर लेके जाती है, उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स वहाँ से छानता है और बाइल के ज़रिए आपके हाज़मे के अंदर निकाल देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पखाना जो स्टूल है उसको कलर मिलता है। इसी की तरह क्या कहते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स बनाने में इसका बहुत काम है। क्लॉटिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं, खून जमाने वाली चीज़ें जो हमारे जिस्म के अंदर नेचुरली पाई जाती हैं, वो उनको वो उनको भी बनाता है। बाइल जो खून डाइजेस्ट करने का फंक्शन है, वो भी वो करता है। अब आप हैरान होंगे ये सुन के कि हमारे जिस्म के अंदर मेजॉरिटी इफ नॉट ऑल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको साफ खून चाहिए, जो हुँ, हुँ, अपने एनर्जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं ना, उस पे लेते हैं। लिवर को ज्यादा खून वो है जो डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड फ्लो से आता है, यानी कि वो इतना ही जो क्या कहते हैं खुदा तर्स किस्म का ऑर्गन है कि वो अपने ऊपर सब ये चीजें क्या कहते हैं फ्लश आउट करने के लिए ये कर रहा है। लेकिन फिर उसी तरह एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जहाँ खुदा तरस है, ये वहाँ पे खुद गर्ज़ भी है। क्योंकि अच्छा, कुदरत ने इसे इस तरह बनाया है कि इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब हुँ, उसमें यही होता है कि जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई या जिगर का प्रॉब्लम शुरू हुआ, और मैं इसीलिए कहूँगा ना, जहाँ आप हम आगे डिस्कस करेंगे बीमारियाँ भी और ये, और मैं बाकियों के बारे में नहीं, आई एम श्योर बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए करूँगा कि जिगर क्यों इम्पोर्टेंट है और जिगर के साथ खुदाया पंगे ना लें, क्योंकि जब जिगर प्रेशर में आएगा, तो वो आपके पूरे जिस्म को हिला देगा। एक कंडीशन है लिवर सिरोसिस जिसे हम कहते हैं, लिवर का परमानेंट डैमेज। आप अगर वो एक मरीज को देखें तो आपको वो मरीज निहायत मोटा, पेट से फूला हुआ नजर आएगा और उसके इतने इतने बाजू होंगे। क्यों? क्योंकि जिगर ने सारी एनर्जी जो जिस्म में अवेलेबल थी वो अपने आप को रीजनरेट करने में लगा दी। इसीलिए जब भी आपने देखा है कि जी जब किसी को यरकान हो या कोई प्रॉब्लम जिगर के साथ हो, उनकी क्या, आप वो जो क्या लोग कहते हैं जी हम पता नहीं क्या-क्या खा रहे हैं, लेकिन वज़न नहीं बढ़ रहा जी, फिर भी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी लगा देता है जिगर अपने आप को रीजनरेट करने में। सो जब हम आप मैं आपको कमेंड करूँगा कि आपने एक इस तरह का जो बज़ाहिर लगता है कि यार एक और डॉक्टर बता रहा है प्रोग्राम, लेकिन आप स्पेशलिस्ट को लेके आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि लोगों को ये ज़रूर पता लगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कहाँ से, ये इसके साथ पंगे ना लें। किसी मैं खाली ये भी नहीं कहूँगा आप माहिर हैं, किडनी और बाकी चीज़ें आप बताएँगे, लेकिन मैं एक सबकॉन्टिनेंट में काम करके ये देख चुका हूँ कि हर बंदा जो है कोशिश कर रहा है कि जी किसी तरह पित्ते के पत्थर खत्म हो जाएँ,
कोई दवाइयों से, कोई डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए किसी तरह, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। तो अच्छा, ये सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि ये जूस पिएँ, आप ये दवा खाएँ, आप ये मिक्सचर बना के खाएँ, तो लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो लिवर तो खुद चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर की अपनी डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? इज़ इट अ मिथ? बिल्कुल कोई इसमें एविडेंस नहीं है या कुछ कुछ कर रहे हैं ये लोग? या देखें फिलहाल एक चीज़ तो एडवाइस अगर हो, और मैं कहूँगा कि अगर मेरी एक लाइन आप अपने प्रोग्राम में डालें ना, तो वो ये ज़रूर डालिएगा कि आप कोई ऐसी चीज़ मत खाएँ जिसके अंदर आपको ये नहीं पता कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। दैट्स इट। जो ज़बरदस्त। अगर आपको पता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और आपको समझ आते हैं, तो यस गो फॉर। मैं ये एलोपैथिक हर्बल मेडिकेशन और होम्योपैथिक की डिस्कशन में ही नहीं पढ़ूँगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, तो लिवर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लिवर अपने आप को खुद जनरेट कर लेगा, लिवर अपने आप को खुद डिटॉक्सिफाई कर लेगा। आप हम क्या चीज़ें दे रहे होते हैं? जो एक ट्रू लिवर डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ होगी ना, वो होगी मिनरल्स, विटामिन्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। कैलोरी, हुँ, कैलोरी, कैलोरी। ये वो चीज़ें हैं जो हेपेटोसाइट लिवर के सेल का नाम है, जो उसको रीजेनरेट करने के लिए काम आएगी, एंड दैट इज़ इट। अगर हुँ, आपको कोई और बीमारी नहीं है और आप अच्छी डाइट रख रहे हैं, क्वालिटी डाइट रख रहे हैं, तो आपका जिगर अपने आप को खुद रिकवर करता रहेगा। आपको इसमें से उस तरह की चीज़ नहीं है कि जिस तरह के जी कोई कपड़ा जब मोटर में डाला और धो-धो के निकाल लिया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लीन डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, और इस आजकल के एलोपैथिक हर्बल हर किसी को मैं बताता हूँ, लिवर का सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ दवाई है। हम हुँ, कितने ही मरीज़ देखते हैं जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं। और आपको मैं बताऊँ, ये सिंपल एज़ कभी किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई से लेके अच्छी दवाई तक ये हो सकता है। सो आप लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए आप हेल्दी डाइट रखें और लिवर को जी लेने दें, बस। कोई स्पेशल जूसेस पीने की, कड़वी सब्जियाँ खाने की, अ, फलाने दरख्त से ये तोड़ के, फलाने खेत से ये निकाल के, मिक्स करके, ब्लेंड करके, रोज़ 2 ग्लास पीने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। नहीं, 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 एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अ देखिए हेल्दी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना कि टाइम टेस्टेड किस्म के जो लोग, अगर कोई कहवा पीना चाह रहा है तो दैट्स फाइन। अगर वो समझ रहे, अगर वो घर में कोई हर्बल टी या इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो दैट्स फाइन, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मैं अपने जिगर को डिटॉक्सिफ़ाई करूँगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपको कोलोनोस्कोपी करवा देंगे हाज़मे को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए, जिसका मतलब है कि आपके बड़े पेशाब की नाली में वो एक पाइप पानी की डाल देंगे ताकि आपका हाज़मा डिटॉक्सिफ़ाई हो जाए। तो बेचने वाले तो सब बेच सकते तो जो सप्लीमेंट्स की और डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो रही है, इसमें हमारी अम्मियाँ, आंटियाँ, खालाएँ, फूफियाँ अक्सर आपको मशवरा देती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, ग्रोइंग अप किड्स के लिए, कि अजवाइन, ज़ीरा, कलवंजी, इस तरह की चीज़ें जो हैं मैदे के लिए, हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती हैं और कोई बेनिफिट है। इसके पीछे आई नो देयर इज़ एनेक्डोटल एविडेंस, लेकिन कोई आपके एक्सपीरियंस में यू हैव सीन एनी बेनिफिट कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से लोग बेहतर फ़ील करते हैं? इवन इफ इट इज़ सिम्प्टोमेटिकली, क्योंकि इनका नुकसान तो मेरे ख्याल में एज़ सच कोई साबित नहीं कर सका अभी तक। तो आपने नोट किया कि आपके कुछ नहीं, मरीज़ कुछ टोटकों से फ़ायदा उठाते हैं? देखिए इसमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी है। इसमें जिसका मतलब है अच्छा। इत्तेकाद होगा किसी चीज़ पे। और हमने देखा है कि ये इसमें तो स्टडीज़ भी हुई हुई है कि अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं ना कि वो काम करेगी, तो वो कर जाती होती है। अच्छा। लेकिन देखिए ये उन तरह की चीज़ें हैं कि हर दवाई का पहला इसी तरह कोई ओरिजिन तो है ही ना। सो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कोई बुराई है। हुँ, अ, हुँ। खाली जिस तरह हम हमारे पाकिस्तान, इंडिया इस तरह में ना ये कहवा पीने की बहुत ज़्यादा है कि जी कहवा मिल्क टी वगैरह पी जाती है, इस तरह खाने के बाद जो हाज़मे के लिए अच्छी होती है व्हिच पीपल फील व्हिच इज़ फाइन। हाँ, ठीक है। आपने सही कहा कि एनेक्डोटल एविडेंस है। आगे इसका ज़्यादा एविडेंस आ जाता है कि नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग, क्योंकि जिस तरह मेडिटेरेनियन डाइट की हम बात करें तो मेडिटेरेनियन डाइट का एविडेंस आता है
कुछ फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स में किसी उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस पे उस तरह की रिसर्च वगैरह नहीं हुई भी। लेकिन वो कहते हैं ना वो ग्रैंड मदर्स टेल दादी जी ने कहा था, तो ये चल रही है व्हिच इज़ मेरा उसके खिलाफ कोई इख्तिलाफ नहीं है। अ, शायद प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, शायद वाक़ई ही इससे फ़र्क पड़ता हो और ये वो चीज़ें हैं जो बेज़रर हैं। सो व्हाई नॉट? और अगर अच्छा ज़ायके में हो तो परफेक्ट। तो अभी हम इस पॉइंट पे अपनी रिकॉर्डिंग को ब्रेक करते हैं। वी विल जॉइन अगेन इन 5 मिनट्स और फिर हम मैदे की जो कॉमन बीमारियां हैं जिस तरह मैदे की तेज़ाबियत है, आईबीएस का डॉक्टर आफ्ताब ने ज़िक्र किया, कुछ जिगर की कॉमन बीमारियां हैं लाइक फैटी लिवर डिज़ीज़, हेपेटाइटिस, अगले 45 मिनट में हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम कमेंट्स में लेंगे। तो विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, स्टे ट्यून्ड एंड जॉइन अस अगेन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू डॉक्टर आफ्ताब, आई विल सी यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स।